नमस्कार दोस्तों। 50 धमाकेदार खबरों के हमारे सफर में आज आपका स्वागत है। शुरू करने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आप कहां से देख रहे हैं। अपनी टिप्पणियां नीचे दें और अगर आपने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें, क्योंकि आगे और भी बहुत सी खबरें आने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को मुंबई में मैरीटाइम लीडर्स समिट में भाग लेंगे। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य फोकस समुद्री सुरक्षा, व्यापार मार्ग, बंदरगाह विकास और भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर होगा। अपने भाषण के दौरान मोदी तथा कथित न ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति पर प्रकाश। इसके अलावा इस क्षेत्र में अगले कदमों पर चर्चा के लिए प्रमुख नौसेना अधिकारी, वैश्विक समुद्री विशेषज्ञ और उद्योग प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। ओडिशा में सरकार चक्रवात मोन्था से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने घोषणा की है कि 2000 से ज्यादा आपदा राहत केंद्र, खासकर सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में, सक्रिय कर दिए गए हैं। इसके अलावा बचाव दल, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और स्वास्थ्य विभाग लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को 8वें मुआवजा आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है। उनका एक प्रभावशाली ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि उन्होंने परिसीमन आयोग की अध्यक्षता की थी और समान नागरिक संहिता की सिफारिश करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह नया आयोग भारतीय सिविल सेवकों के वेतन और लाभों की समीक्षा करेगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने चेतावनी दी कि इस विषय पर भड़काऊ बयान सामाजिक तनाव पैदा कर सकते हैं और सार्वजनिक शांति को प्रभावित कर सकते हैं। न्यायालय ने दोहराया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी सीमाएं होती हैं और ऐसे संवेदनशील मुद्दों को सावधानी से निपटाया जाना चाहिए। हाल ही में पाकिस्तान ने लीपा घाटी के पास छोटे हथियारों और मोर्टार से गोलीबारी की। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी ठिकानों पर हमले करके जवाब दिया और जोर देकर कहा कि सीमा पर शांति भंग करने की किसी भी कोशिश का सख्ती से जवाब दिया जाएगा। स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। बांग्लादेश के साथ संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से एक कूटनीतिक कदम उठाते हुए पाकिस्तान ने अपने पड़ोसी देश के साथ व्यापार के लिए कराची बंदरगाह खोलने की घोषणा की है। यह निर्णय भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव के बीच आया है और विश्लेषकों का मानना है कि यह क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की पाकिस्तान की एक कोशिश हो सकती है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ता ही जा रहा है। शिंदे ने हाल ही में ठाकरे पर जनभावनाओं से ज्यादा निजी हितों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया, जबकि ठाकरे ने उनकी आलोचना करते हुए उन्हें उनके अपने राजनीतिक रुख के अनुरूप एनाकोंडा कहा। देवबंद के मौलाना कारी इसहाक गोरा ने यह दावा करके विवाद खड़ा कर दिया कि पाकिस्तानी धारावाहिक देखने से भारत में मुस्लिम महिलाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और इससे तलाक के मामलों में वृद्धि हुई है। धार्मिक नेता ने लोगों से इन कार्यक्रमों से बचने की अपील की, क्योंकि उनका मानना है कि ये नकारात्मक मूल्यों और व्यवहारों को बढ़ावा देते हैं। बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में भाजपा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नीतीश कुमार एनडीए का चेहरा बने रहेंगे। राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है, खासकर पार्टी की आगामी चुनावी रैलियों को लेकर। कल अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे प्रमुख भाजपा नेता भाषण देने और पार्टी उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए बिहार में होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घोषणा की कि भारत 2040 तक सौर ऊर्जा में पूर्णतः आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नवाचार और मजबूत उत्पादन क्षमता के माध्यम से भारत न केवल अपने स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करेगा, बल्कि वैश्विक
ऊर्जा समाधानों में भी अग्रणी भूमिका निभाएगा। बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट जारी है। सोने की कीमत लगभग 808,000 प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत आर्ज 141 युआन 836 सेंट प्रति किलोग्राम तक गिर गई है। वैश्विक आर्थिक मंदी और डॉलर में मजबूती को इस रुझान के मुख्य कारण बताया जा रहा है। भारतीय शेयर बाजार कारोबार के दूसरे दिन मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। इसके बावजूद बैंकिंग और धातु क्षेत्र बड़ी गिरावट को रोकने में कामयाब रहे। विश्लेषकों का कहना है कि वैश्विक बाजारों से मिले जुले संकेतों ने निवेशकों को सतर्क रखा। अंत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी, जो भारतीय वायुसेना की शक्ति और आधुनिकता का प्रदर्शन था। यह प्रतीकात्मक यात्रा भारत की आत्मनिर्भरता और अपने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।